नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस पे चर्चा है और मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब इस योजना से जुड़ी हर महिला को ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा। अगर कोई महिला ये प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो उसे 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो वास्तव में पात्र हैं। सरकार ने पहले ही 21 किस्तें जारी कर दी और अब योजना में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए योग्य महिलाओं का आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू कर दिया। पूरे राज्य में 69 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं और अब उन सभी का ई-केवाईसी किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कई अपात्र महिलाओं को भी इस योजना का पैसा मिल रहा है। इसके अलावा हर महीने लगभग 606 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च होती है, इसलिए वित्त विभाग ने कहा कि अब बिना जांच के किसी को भुगतान नहीं करेंगे। इसी वजह से सरकार ने ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और केवल सही महिलाओं को योजना का लाभ मिले। विभाग के अनुसार योजना को 21 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब सभी लाभार्थियों की पात्रता की सही तरीके से जांच होना जरूरी हो गया है। सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को चरणों में शुरू किया है। पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का ई-केवाईसी। इस प्रक्रिया में हर महिला को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, फिंगरप्रिंट देना होगा और बैंक खाते की सही जानकारी। कई महिलाओं के खाते में नाम, IFSC कोड या आधार लिंक गलत है, जिसकी वजह से उन्हें किस्त मिलने में दिक्कत आ रही है। ई-केवाईसी पूरा होने पर हर समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसा वक्त पर खाते में पहुंच सकेगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाएं ई-केवाईसी नहीं करवाएंगी उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से सभी महिलाओं से अपील की जा रही कि समय रहते अपना आधारित सत्यापन जरूर करवा लें। ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और उसके लिए किसी भी महिला से 1 रुपये भी नहीं लेंगे। कई बार महिलाएं ये सोचकर कहीं नहीं जाती कि उनसे शुल्क लिया जाएगा। विभाग के मुताबिक पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, सरकार खर्च उठा रही है। महिलाओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की है। सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधा। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास अपने इलाके की लाभार्थी महिलाओं की सूची पहुंचा दी गई है। महिलाएं अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाकर आसानी से ई-केवाईसी करवा सकती है। उसके अलावा गाँवों में BLE यानी ग्राम स्तर के उद्यमियों को जिम्मेदारी गई है जो महिलाओं का बायोमेट्रिक सत्यापन उपकरण से करेंगे। अगर किसी महिला को इन दोनों जगहों पर भी दिक्कत आती है तो वो सीधे जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय जाकर ई-केवाईसी पूरा करवा सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। गांव में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायत भवनों में ई-केवाईसी का काम किया जाएगा, जबकि शहरों में ये काम वार्ड कार्यालयों में होगा। हर जगह मौजूद कर्मचारी ये तय करेंगे कि महिलाओं के आधार नंबर और फिंगरप्रिंट पूरी तरह से सही तरीके से मिलाए जाएं। ई-केवाईसी सिर्फ अधिकृत CSC या BLE ऑपरेटर ही कर सकते हैं। किसी अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर को यह काम करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा हर शिविर में जो महिला आती है उनका नाम और हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज होगा ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। राज्य सरकार के अनुसार 69.26 लाख महिलाएं महतारी वंदन का योजना का लाभ ले रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन करना आसान नहीं है। सरकार का कहना है कि ये कदम जरूरी है ताकि योजना सही ढंग से चलती रहे और गलत भुगतान की स्थिति ना बने। इस वेरिफिकेशन के बाद सुनिश्चित होगा कि जिन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है या जो अब पात्र नहीं है उनके नाम सूची से हटाए जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। ये योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा महिलाओं की छोटी ज़रूरतों को पूरा करने, आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करता है। सरकार ने तय किया है कि 22वीं किस्त सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका होगा। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम योजना को साफ सुथरा बनाने, सही लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। महिलाओं के लिए अच्छा है क्योंकि ई-केवाईसी होने के बाद उनके खातों में पैसा बिना किसी परेशानी के वक्त पर पहुंचेगा। जरूरी है कि हर महिला जल्द से जल्द अपना आधार वेरिफिकेशन करा ले और वंदन योजना की आने वाली किस्त में उसे कोई दिक्कत ना आए।
आगे बढ़। 14 नवंबर को हमारा देश बाल दिवस मनाता है। ये दिन बच्चों को समर्पित होता है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी जिज्ञासा और उनका खेलना कूदना ही किसी भी समाज को आगे बढ़ने की ताकत देता है। बाल दिवस का मतलब उत्सव नहीं, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा खास होता है और उसे प्यार, सुरक्षा और अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। 14 नवंबर भारत के पहले प्रधानमंत्री हम सभी के चाचा नेहरू का जन्मदिन है, इसलिए ये बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम बड़े लोग अपने बच्चों के जज्बात समझ नहीं पाते, इसलिए यह दिन हमें एक बार फिर बच्चों की दुनिया में झांकने का मौका देता है। बाल दिवस 14 नवंबर को सिर्फ इसलिए मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे कहते थे कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे आप उन्हें आकार देंगे वैसे ही कल बड़े होकर बनेंगे। उनकी सोच थी कि बच्चों को सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से नहीं, बल्कि खेल, कला, कहानियों और ख्वाबों की दुनिया से भी सिखाना चाहिए। उन्हें खुलकर सोचने और दुनिया को समझने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी प्यार की वजह से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। ये नाम इतना प्यारा है कि आज भी जब हम नेहरू जी का नाम लेते हैं तो बच्चों की मुस्कान उसी तरह सामने आ जाती है जैसे पहले आती थी। भारत में बाल दिवस की शुरुआत 20 नवंबर से हुई थी। उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाता था। भारत में भी उसी दिन बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन साल 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद ये फैसला लिया गया कि बच्चों के प्रति उनके प्यार, उनके काम और जज्बात को सम्मान देने के लिए बाल दिवस भारत में उनकी जयंती पर मनाया जाएगा। तब से 14 नवंबर पूरे देश में बच्चों को समर्पित खास दिन बन गया है। बदलाव इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू ने बच्चों की शिक्षा और उनके हक के लिए कितनी मेहनत की थी। समाज में बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़े। आज भी देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। कई बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर होते हैं और कुछ बच्चों को समय से पहले अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ जाती है। बाल दिवस याद दिलाता है कि ये सब गलत है और हमें मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, खुश रहने का पूरा हक मिले। बच्चों की सुरक्षा, सम्मान सिर्फ उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सीख सकेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। इस खास दिन पर पूरे देश में अलग अलग गतिविधियां होती है। स्कूलों में बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कविता, गाने के कार्यक्रम होते हैं। कई जगह टीचर अपने छात्रों को छोटा सा तोहफा देते हैं। कहीं पर माता पिता भी बच्चों के लिए छोटी छोटी गिफ्ट देते हैं ताकि ये दिन उनके लिए यादगार बने। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर भी इस दिन से जुड़े बहुत सारे संदेश वायरल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं अनाथ बच्चों या गरीब बच्चों के बीच मिठाई, कपड़े, ज़रूरी सामान बांटती है, खुशी में शामिल होती है। इसका एक भावनात्मक पहलू है। ये दिन हमें अपने बचपन की यादों में वापस ले जाता है। कोई लौटा दे हमें बीते हुए दिन, दोस्तों के साथ जब हम खेलते थे, स्कूल में अपनी सीट पर नाम लिखते थे और बेफिक्र होकर हर चीज़ पर हंसते थे। जितने बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो छोटा बचपन आज भी रहता है, जो कभी कभी बाहर आकर फिर से वही मासूम खुशियाँ ढूंढता है। इसलिए ये दिन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन बड़ों के लिए भी ख़ास दिन है जो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहते हैं। नेहरू जी का मानना कि बच्चों को प्यार और शिक्षा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें समझा जाए। वो सवाल पूछे, दुनिया को अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए बड़ों को चाहिए कि बच्चों को डांटने या रोकने के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाएं। बच्चे आज़ादी से सपने देख सके, बड़े होकर निडर और समझदार इंसान बन सके। अच्छा संस्कार, माहौल और अपने दिल की बात कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आज की दुनिया में बच्चों का बचपन पहले जैसा नहीं रहा। पढ़ाई का दबाव, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया, कई तरह की परेशानियां जीवन पर प्रभाव डालती है। ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना गलत है। खेलना भी चाहिए, दोस्तों के साथ वक्त बिताना भी चाहिए, मन की बात खुलकर बोलने का मौका मिलना चाहिए। बाल दिवस 2025 के इस मौके पर हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा आसपास कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। किसी गरीब बच्चों को किताबों की ज़रूरत है, किसी को स्कूल की फ़ीस की परेशानी है, या किसी बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा प्यार और उसका ध्यान रखना है। छोटी सी मदद किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। अपने घर के बच्चों के साथ हम कितना वक्त बिताते हैं, सिर्फ चीज़ें देना ही प्यार नहीं होता।
बल्कि उन्हें समझना प्यार का हिस्सा होता है। बच्चे सिर्फ हमारे घर की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की उम्मीद है। इसलिए आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएंगे। इस दिन हम सबको ये वादा करना चाहिए कि हम मिलकर ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर बच्चा हिफाजत से हो, खुश हो, वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में इस वक्त राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले साल हुए चुनाव के बाद से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव मिला, जहां जोहरान ममदानी ने बड़ी जीत दर्ज की। नतीजे आने के बाद खुद ट्रंप ने माना कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बुरा दिन था। वक्त सवाल यह है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इसे कैसे समझा जाए। ममदानी ने सिर्फ मेयर का चुनाव जीता है, कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी जीत के बाद भाषण में भारत की आज़ादी के वक्त पंडित नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण का जिक्र किया। साफ था कि नेहरू उनके लिए एक बड़ा प्रतीक है। नेहरू की तरह ही ममदानी भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोच रखते हैं, यानी समाज के कमज़ोर वर्गों को मजबूत बनाने वाली नीतियों पर पूरा भरोसा करते हैं। ममदानी और उनके करीब 1 लाख स्वयंसेवकों ने न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक एंड्रू कुओमो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुओमो 3 बार राज्यपाल रह चुके हैं और क्लिंटन की कैबिनेट का हिस्सा। उन्हें न्यूयॉर्क के अमीर वर्ग और ट्रंप का खुला समर्थन मिल रहा था। इन सब के बावजूद जोहरान ममदानी जीत गए। उनकी फंडिंग बड़े बड़े दानकर्ताओं से नहीं, बल्कि आम लोगों के छोटे छोटे दान से हुई। 34 साल की उम्र में इतनी बड़ी जीत मिलने का जो उत्साह उनके अंदर है। ममदानी का परिवार भारत से जुड़ा है। वे अपनी राजनीतिक यात्रा में भारतीय संदर्भों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। उनके विजय समारोह में बॉलीवुड के गाने धूम मचाले गाए गया। उन्होंने खुद को एक मुस्लिम अमेरिकी के रूप में भी जोर देकर पेश किया। इस वजह से उनका जीत पाना शायद मुश्किल था, लेकिन जीत मिलते ही इसका महत्व और बढ़ गया। अमेरिकी भारतीय समुदाय को भी एक विशेष संदेश दिया उन्होंने नेहरू का भाषण पढ़ के, क्योंकि वहाँ का एक बड़ा समर्थक मोदी समर्थक है। हो सकता है कि ममदानी नई पीढ़ी में नेहरू की छवि को जिंदा करना चाहते हैं। अमेरिका जैसे देश में समाजवाद कोई बहुत सम्मानित शब्द नहीं, वहाँ पूंजीवाद यानी बिजनेस प्रधान व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। इसके बावजूद ममदानी की नीतियाँ लोगों को पसंद आई। उनके वादों में मुफ्त बस सेवा, मुफ्त डे केयर, किराए में रोक और $30 प्रति घंटे की न्यूनतम मजदूरी शामिल है। इन सब को पूरा करने के लिए वे अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। लेफ्ट पॉपुलिज्म कहा जाता है, तो ट्रंप के राइट पॉपुलिज्म से बिल्कुल अलग है। वो समाज के कल्याण पर आधारित है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे अमीर और दुनिया के सबसे अंतर्राष्ट्रीय बड़े शहरों में है। यहाँ का सालाना बजट कई अमेरिकी राज्यों से बड़ा होता है। यहाँ की 1/3 आबादी विदेश में जन्मी है, इसलिए न्यूयॉर्क का मेयर सिर्फ स्थानीय नेता नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका प्रभाव होता है। ऐसे में मेयर का चुनाव जीतने के बाद ममदानी जोहरान काफ़ी बड़े राजनीतिक मंच पर गए हैं। आगे उनकी योजनाएं सफल होती है या नहीं, बाद में पता चलेगा। फिलहाल उनकी जीत का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क की राजनीति पूरी अमेरिका पर लागू नहीं होती, लेकिन इस बार सिर्फ वही नहीं बल्कि न्यू जर्सी और वर्जीनिया जैसे राज्यों में भी डेमोक्रेट्स ने महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की है। वर्जीनिया को गवर्नर बनने वाली गजाला हाशमी भारत के हैदराबाद में जन्मी है। जॉर्जिया में यूटिलिटी बोर्ड की 2 सीटें डेमोक्रेट्स के पास चली गई है। इन सब के बीच रिपब्लिकन पार्टी लगभग किसी भी बड़ी जीत को लेकर खाली हाथ दिखी है। जोहरान की जीत को जहां लेफ्ट विचारधारा की सफलता माना जाता है, वहीं बाकी राज्यों में मिली जीत का श्रेय मध्य मार्गी डेमोक्रेट नेताओं को मिला है। आने वाले वक्त में डेमोक्रेट्स अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो ट्रंप की ताकत पहले जैसी नहीं होगी। उनके फैसलों को रोकने की ताकत डेमोक्रेट्स के पास हो जाएगी। ट्रंप के पास आगे का रास्ता कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला है। ममदानी की जीत ने साबित कर दिया है कि अमेरिका में सिर्फ एक पार्टी की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि दोनों पार्टियां बराबरी से मैदान में होंगी। ट्रंप के राजनीतिक प्रतिरोध अब पहले से ज़्यादा मजबूत और संगठित होगा। छत्तीसगढ़ इस बार एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है, क्योंकि पहली बार यहां देश भर के डीजीपी और आईजीपी का सबसे बड़ा सम्मेलन होने वाला है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM कैंपस में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होगी और उसकी आधारिक पुष्टि खुद राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने की है। 3 दिन तक चलने वाले इस बड़े कार्यक्रम में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और समापन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अधिकारियों से बातचीत करेंगे। नवा रायपुर का M01 बंगला, जो विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का सरकारी आवास है, 3 दिनों के लिए मिनी POM में बदल जाएगा। सम्मेलन में सभी मुद्दों पर बात होगी। इसे लेकर पुलिस अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार फोकस नक्सलवाद, आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों पर रहेगा। खासकर बस्तर को लेकर चर्चा ज़्यादा। पिछले कुछ महीनों में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर वहां बड़ी कामयाबी पाई है, चाहे ग्राउंड इंटेलिजेंस हो या मॉडर्न हथियार हो या फिर संयुक्त ऑपरेशन। बस्तर मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, सम्मेलन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। ये कॉन्फ्रेंस पिछले बार भुवनेश्वर में हुई थी और इस बार छत्तीसगढ़ इसे होस्ट कर रहा है। राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के अलावा देश भर के करीब 70 DGP, सभी पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख और कुल मिलाकर लगभग 500 बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम की सुरक्षा बहुत कड़ी है। NSG कमांडो तैनात रहेंगे। रूट प्लानिंग से लेकर हर मूवमेंट तक की मॉनिटरिंग की जाएगी। VVI मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का एक बड़ा बेड़ा तैयार रखा है। खास बात, प्रधानमंत्री मोदी का ये एक ही महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। पहले वे 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आए। उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। अब वो दोबारा इतने अहम सम्मेलन के लिए आ रहे हैं, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कुल मिलाकर इस बार छत्तीसगढ़ एक बड़े राष्ट्रीय मंच की मेजबानी कर रहा है, बल्कि सुरक्षा रणनीति पर होने वाली चर्चाओं का केंद्र भी बन रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों पर विशेष फोकस, बस्तर मॉडल को और मजबूत करने की कोशिश, साइबर और ड्रग्स जैसे गंभीर अपराधों पर चर्चा, वो भी सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में। ये सारी बातें इस सम्मेलन को बेहद मजबूत बनाती है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ का महत्व बढ़ रहा है, बल्कि ये संदेश जा रहा है कि राज्य अब राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। चर्चा में आज इतना ही। शकील साजिद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।